हम लोग थे कहाँ पे, स्फेरिकल मिरर्स पे ना। चलो ठीक है, तो मुझे ये बताओ स्फेरिकल मिरर का नाम स्फेरिकल मिरर क्यों पड़ा, या फिर आप लोग स्फेरिकल मिरर से क्या समझते हो? जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस स्फेरिकल हो। स्फेरिकल का मतलब बताओ आप। नहीं, रिफ्लेक्टिंग सरफेस तो स्फेरिकल है, वो समझ गया मैं, लेकिन स्फेरिकल का मतलब क्या हुआ? आप बताओ खुशी। हाँ, जो स्फेयर के किसी मतलब जैसे स्फेरिकल मिरर है ना अगर आपके पास, इसका मतलब ये हुआ कि ये मिरर्स ऐसे मिरर्स हैं जो किसी एक स्फेयर का पार्ट है, मतलब किसी एक स्फेयर के किसी छोटे से पार्ट को फॉर्म कर रहे हो। जैसे अच्छा, स्फेयर और सर्कल में डिफरेंस पता है ना अच्छे से, ठीक है? क्या डिफरेंस होता है आप बताओ। सर्कल और स्फेयर में क्या डिफरेंस है? सर्कल जो है वो राउंड हुआ, और स्फेयर थोड़ा सा ऐसे करके होता है, ठीक है? आप बताओ ज़रा, सर्कल और स्फेयर में क्या डिफरेंस है? नहीं, ऐसा नहीं, बताओ, आप बताओ, चलो आप। अक्षित आप बताओ। देखो बहुत बढ़िया। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ फिर 2D और 3D का मतलब क्या हुआ? 2D मतलब एक प्लेन सरफेस में बना हुआ, 3D मतलब कोई ऑब्जेक्ट समझ में आ रहा है अभी? ठीक है, जैसे ये जो है ये सर्कल है, ठीक है? ये स्फेयर नहीं है, ये सर्कल है, ठीक है? और ऐसे अगर आप 10-15 और बना दोगे ना, सारे के सारे क्या बनेंगे? सर्कल ही बनेंगे। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ आप एक 2 डायमेंशनल फ्रेम के ऊपर ड्रॉ कर रहे हो, ठीक है? और जो स्फेयर होता है ना वो 3D फिगर होता है, जैसे बॉल। तो अगर मैं बोलूँगा कि बॉल को यहाँ पे ड्रॉ कर दो, तो आप ड्रॉ कर सकते हो उसको, बट एग्जैक्टली बॉल तो नहीं होगी ना वो, ठीक है? सो स्फेयर को आप यहाँ पे बना सकते हो, ठीक है? कैसे? ऐसे, उसके लिए फिर शो कैसे करते हैं? ऐसे करके शो करते हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि उसका जो मतलब उसकी जो सरफेस है वो बाहर की तरफ को निकली हुई है, ये इस तरीके से, और जो सर्कल हुआ वो सर्कल इस तरीके से हुआ, ठीक है ना? अच्छा, अब स्फेरिकल मतलब जैसे ये कोई स्फेयर है, जैसे कोई बॉल है, ठीक है? अगर मैं इसका एक छोटा सा रीजन तोड़ दूं, इतना सा रीजन काट लूं अगर मैं, ठीक है, और उसको एज अ मिरर यूज करूं, अभी समझ में आ रहा है कि स्फेरिकल मिरर क्या हुआ? ठीक है, मतलब जो भी आपके पास स्फेरिकल मिरर है वो किसका? किसी एक स्फेयर का पार्ट है। आ रही बात समझ में? ठीक है, सो स्फेरिकल मिरर्स, दीज मिरर्स फॉर्म्स a part of a sphere, part of a sphere। पहली चीज ये सबको समझ में आ गई भाई है कि स्फेरिकल मिरर का मतलब क्या हुआ? क्योंकि इससे रिलेटेड जितनी भी टर्म्स है ना, उन सारी टर्म्स के लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि स्फेरिकल मिरर का मतलब ये हो रहा है कि ये फॉर्म कर रही है, छोटा सा पार्ट फॉर्म कर रही है किसका? किसी भी एक स्फेयर का, ठीक है? स्फेयर के लिए आप किसी फुटबॉल को एज्यूम कर सकते हो, किसी बॉल, टेनिस बॉल को, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, कोई से भी बॉल एज्यूम कर सकते हो मेरे दिमाग में, ठीक है? तो वो जो स्ट्रक्चर है वो है आपका क्या? स्फेरिकल, वो स्फेयर होता है, ठीक है? ठीक है फिर, सो अब ये है कि हमारे पास स्फेरिकल मिरर आर ऑफ 2 टाइप्स, ठीक है? 2 टाइप के होते हैं हमारे पास स्फेरिकल मिरर्स। कौन कौन से होते हैं? टाइप्स कौन कौन से हैं? एक हो गया हमारा कॉनकेव और एक हो गया हमारा कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स। अब मुझे कौन बताइए कॉनकेव क्या हुआ, उसकी सही डेफिनेशन क्या है? कॉनकेव मिरर जो है उसकी क्या डेफिनेशन है? ठीक है, सो इसमें ना एक छोटी सी डेफिनेशन ये लिखना कि कॉनकेव मिरर में जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो इन्वर्स होता है। क्या? रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज इनवर्ड्स।
इनवर्ट्स का मतलब होता है अंदर की तरफ, ठीक है। या फिर आप ये लिख सकते हो कि सेंटर ऑफ द स्फीयर इज इन फ्रंट ऑफ द मिरर, या फिर दूसरी चीज़ ये लिख सकते हो कि सेंटर ऑफ स्फीयर इज इन फ्रंट ऑफ मिरर, ठीक है। और कॉन्वेक्स के लिए क्या डेफिनेशन लिखोगे? कॉन्वेक्स, कॉनकेव मिरर की आपको समझ में आ गया। कॉन्वेक्स मिरर के लिए ये लिखोगे कि जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज आउटवर्ड्स, ठीक है। और दूसरी चीज ये लिखोगे कि सेंटर ऑफ द स्फीयर, सेंटर ऑफ स्फीयर इज बिहाइंड द मिरर, इज बिहाइंड द मिरर। अब जरा उसको समझ लेते हैं हम लोग कैसे है, ठीक है। कि देखो यहाँ पे मैं आपको कॉनकेव मिरर के बारे में बता रहा हूँ। कॉनकेव मिरर, जैसे ये मान लो कि ये एक सरफेस जो है ये कॉनकेव मिरर का है, ठीक है। कॉनकेव मिरर हुआ ये, ठीक है। और आपको तो मैंने कल बताया था ना कि मिरर के एक तरफ होता है रिफ्लेक्शन और दूसरी तरफ होती है क्या? पेंटिंग, ठीक है, जहाँ पे हम लोग शेडिंग करके रखते हैं, ठीक है। सो मतलब इस तरफ में पेंटिंग हो रखी है और इस तरफ में क्या हो रहा है? रिफ्लेक्शन हो रहा है। इतना समझ में आ गया अभी, ठीक है। और यहाँ पे अगर इस तरफ में अगर रिफ्लेक्शन हो रहा है, अगर आप इसको पूरे को अगर आप इमेजिनरी करके पूरा एक स्फीयर को ड्रॉ करो, अगर हम लोग इसको एक स्फीयर की तरह ड्रॉ करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से एक स्फीयर बन जाएगा। अब हुआ ना ये स्फीयर का पार्ट। भाई अगर मान लो इस तरीके से अगर स्फीयर था और इस छोटे से पार्ट को हमने मिरर की तरह यूज़ कर रहे हैं, तो अगर ये पूरा होगा तो इस तरीके से पूरा स्फीयर बन जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा स्फीयर बन गया। अब आपको ये पता है कि स्फीयर के अंदर एक क्या होता है? सेंटर होता है उसका। तो ये देखो कि स्फीयर का सेंटर कहाँ पे है? इन फ्रंट ऑफ द मिरर। भाई ये मिरर है, ये मिरर हो गया और मिरर के जस्ट आगे पे उसका सेंटर है, ठीक है। तो दोनों डेफिनेशंस यहाँ पे आप समझ सकते हो कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज इनवर्ट्स, मतलब ये आपका मिरर है, कॉनकेव मिरर, और जहाँ से ये रिफ्लेक्शन हो रहा है वो अंदर की तरफ को गया हुआ है। आ रही बात समझ में? कि जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो अंदर की तरफ को गया हुआ है, अंदर की तरफ गया हुआ है। इसका मतलब ये कौन सा मिरर है? कॉनकेव मिरर है। इसका रीज़न बताता हूँ। होता क्या है ना कि कभी कभी बच्चों को ये लगता है, देखो अगर मैं इस तरीके से अगर कोई मिरर बना रहा हूँ तो ये बताओ ये कौन सा मिरर है? जिससे पूछेंगे वो बताएगा। आप बताओ कौन सा है? कॉनकेव। आप बताओ कॉनकेव। आप बताओ कॉन्वेक्स। आप बताओ कॉनकेव। आपको क्या लग रहा है? कॉनकेव, ठीक है। तो जिनको कॉनकेव लग रहा है ना, इसका मतलब वो लोग इस डेफिनेशन को ये समझ गए हैं कि जो इनवर्ट्स है, यहाँ पे देखो ना ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस इस तरफ है और ये अंदर की तरफ को गया हुआ है, तो इसका मतलब ये भी क्या हो गया? कॉनकेव हो गया, ठीक है। और ये भी क्या हो गया? कॉनकेव हो गया, ठीक है। या फिर दूसरी डेफिनेशन क्या है कि सेंटर ऑफ स्फीयर इज इन फ्रंट ऑफ द मिरर। तो सेंटर ऑफ स्फीयर ये हो गया। अगर मैं इसका पूरा स्फीयर बनाऊंगा, इस तरीके से पूरा स्फीयर बनेगा, सेंटर यहाँ पे कहीं एग्जिस्ट करेगा, तो मतलब मिरर के सामने है। आ रही बात समझ में अभी? तो ऐसे मिरर क्या होते हैं? कॉनकेव मिरर होते हैं। पूरी डेफिनेशन याद रहेगी अब? चलो ठीक है, फिर अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया हमारा क्या? कॉनकेव मिरर। अब जरा हम लोग देखते हैं कॉन्वेक्स मिरर कैसा होगा, ठीक है। तो जैसे अगर हम लोग इसको कुछ इस तरीके से बनाएं, ये, और यहाँ पे हमने क्या कर दिया? पॉलिशिंग कर दी है, ठीक है। तो अगर हमने यहाँ पे पॉलिश कर दिया इसको, तो इसका मतलब रिफ्लेक्शन यहाँ पे हो रहा है। मतलब अभी तक आप ऐसा मिरर देख रहे थे, अब आप एक ऐसा मिरर देख रहे हो, ठीक है। यहाँ से आपको वो रिफ्लेक्शन दिख रहा है, तो यहाँ से आपको रिफ्लेक्शन दिख रहा है, यहाँ पे सरफेस की क्या हो रखी है? पॉलिशिंग हो रखी है, ठीक है। अगर हम लोग इसका पूरा स्फीयर अगर ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे तो कुछ इस तरीके से पूरा स्फीयर जो है वो बन जाएगा,
ठीक है, और इसका सेंटर यहाँ पे हो गया, स्फेयर का सेंटर यहाँ पे है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये वाली है, ये है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और यहाँ पे क्या है, ये पॉलिश्ड सरफेस है, पॉलिश्ड सरफेस। ठीक है, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस यहाँ पे, मतलब आप इस तरीके से देख रहे हो। अब इस स्फेयर का सेंटर कहाँ पे है, तो मिरर के पीछे है। समझ में आ गया अभी? ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा कौन सा, कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, और इसमें क्या था, रिफ्लेक्टिंग सरफेस यहाँ पे थी, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और यहाँ पे है पॉलिश्ड सरफेस। ठीक है, और यहाँ पे इसका सेंटर हो गया। अभी आपको ये पूरा डेफिनेशन के साथ साथ ये पूरा समझ में आ गया कि कौन सा कॉनकेव होता है, कौन सा कॉन्वेक्स होता है। ठीक है, फिर जरा मैं कुछ एक्सरसाइज दे रहा हूँ और मुझे ये पता करके बताओ कि मिरर कौन सा है। फाइंड कॉन्वेक्स मिरर्स। ठीक है, आपको ये बताना है कि कॉन्वेक्स मिरर कौन कौन से हैं इसमें। ठीक है, एक मैंने इस तरीके से बनाया हुआ है, फर्स्ट। ये हो गया सेकंड। ठीक है, ये हो गया थर्ड। ये हो गया फोर्थ। बताओ जरा। फर्स्ट सेकंड और लास्ट कॉनकेव मिरर है और थर्ड वाला कॉन्वेक्स नहीं, थर्ड वाला कॉनकेव है और फर्स्ट सेकंड लास्ट कॉन्वेक्स है। ठीक है, सो मतलब इसमें कौन से हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ। ये तुम्हारे कौन से कॉन्वेक्स है, और एक थर्ड वाला जो है वो कॉनकेव है। सबको समझ में आ रही है ये चीज़ अभी? अगर किसी को नहीं समझ में आया तो बताओ लास्ट में आप दोनों को। आप दोनों साथ में नहीं बैठोगे, मुझे लग रहा है आप दोनों बातें कर रहे हो बैठ करके साथ में, है? बातें नहीं करनी है, यहाँ पे ध्यान दो। अगर कोई डाउट है तो पूछो, ठीक है? आपस में नहीं, मुझसे पूछना है वो, ठीक है? अच्छा, ये समझ में आया अभी तक? चलो ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं जरा। अब देखो क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, ठीक है? ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। अब है कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जिसको हम लोग समझेंगे, ठीक है? इंपॉर्टेंट टर्म्स यूज्ड इन मिरर। बना लो उससे, हाँ अभी तो बना लो। इंपॉर्टेंट टर्म्स यूज्ड इन मिरर्स, ठीक है? सबसे पहला जो है वो है पोल, ठीक है? उसके लिए हम लोग एक काम ये करते हैं कि मैं यहाँ पे दोनों मिरर्स को बना ले रहा हूँ, ठीक है? ये हो गया हमारा कॉनकेव मिरर और ये हो गया हमारा कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है? बुक में आप लोगों को इसी तरीके से रखा होगा, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स, ठीक है? नाउ सबसे पहली चीज़ ये है कि पोल क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है? हाँ, मिड पॉइंट ऑफ द मिरर। कि पोल क्या हो गया? पोल हो गया तुम्हारा क्या? बिल्कुल सेंटर मोस्ट पॉइंट या फिर मिड पॉइंट ऑफ द मिरर्स। और इसको पोल को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं? पी से डिनोट करते हैं, ठीक है? सो क्या लिखोगे? मिड पॉइंट ऑफ सर्कल मिरर, स्फेरिकल मिरर क्या बोलते हैं उसको हम लोग? पोल बोलते हैं,
ठीक है। अच्छा, दूसरी जो डेफिनेशन है वो है हमारी किस चीज़ की, सेंटर ऑफ कर्वेचर की। नहीं, फोकस की नहीं, सेंटर ऑफ कर्वेचर की। ठीक है, फोकस की डेफिनेशन एग्जैक्टली पता है क्या है फोकस की? चलो ठीक है, आप लोग फोकस की डेफिनेशन बताओ, आप बताओ। नहीं, एग्जैक्टली क्या है ना कि फोकस की जो डेफिनेशन है, हाँ, तो ये है फोकस की डेफिनेशन। ठीक है, फोकस की डेफिनेशन अगर आप लोगों ने वो याद कर रखा ना, क्या फोकल लेंथ के हिसाब से 2 × F = R। ठीक है, होता तो है लेकिन एक क्राइटेरिया रखने के बाद होता है वो। ठीक है, तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप ही चलते हैं। अभी पहला हो गया पोल और दूसरा हो गया हमारा क्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर। कौन बताएगा कि सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? हाँ, जो ये मिरर्स हैं ये किसी ना किसी एक स्फीयर का पार्ट रहे होंगे और इस स्फीयर का जो सेंटर है वो हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। ऐसे ही ये भी किसी एक स्फीयर का पार्ट रहा होगा, ठीक है, और उसका जो सेंटर रहा होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, सेंटर ऑफ स्फीयर whose part is spherical mirror। spherical mirror, सेंटर ऑफ स्फीयर, कौन से स्फीयर का सेंटर, जिसका पार्ट है कौन, स्फेरिकल मिरर। समझ में आ रहा है ये? तो ये हो गया हमारा क्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर। डिनोट कैसे करते हैं, जैसे पोल को हम लोग P से डिनोट करते हैं, ऐसे ही सेंटर ऑफ कर्वेचर को हम लोग C से डिनोट करते हैं। अब इसके बाद आता है तुम्हारा क्या, प्रिंसिपल एक्सेस। प्रिंसिपल एक्सेस, बताओ जरा प्रिंसिपल एक्सेस क्या होता है? ठीक है, इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, एंड पोल। ज्वाइन करने का नहीं, ये नहीं कि यहाँ से यहाँ तक इसको ज्वाइन कर दिया, नहीं, सिर्फ इतना नहीं है, ये जो पूरी लाइन है ना जो यहाँ से इस तरीके से करके पास हो रही है वो हो जाएगी पूरी क्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब प्रिंसिपल एक्सेस। और ऐसे ही यहाँ पे ये जो लाइन है ना जो दोनों से, किससे, पोल से और सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो लाइन पास हो रही है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सेस बोलेंगे। समझ में आ रहा है अभी? ठीक है, तो प्रिंसिपल एक्सेस समझ में आ गया। अभी आगे देखते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट जो है हाँ, इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल। ठीक है, फोर्स जरा देखते हैं, फोर्स क्या है। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। अब है तुम्हारा रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अच्छा, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर में एक और चीज़, वो तो मैंने खैर स्टार्टिंग में लिख ली है कि जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो कॉनकेव मिरर का कहाँ पे होता है, इन फ्रंट ऑफ द मिरर होता है, और कॉन्वेक्स मिरर कहाँ पे होता है, बिहाइंड द मिरर होता है। अगर आप लोग इसको लिखना चाहो तो आप इसमें लिख सकते हो क्या, कॉनकेव में लिख देना। कॉनकेव में क्या होता है, इन फ्रंट ऑफ द मिरर होता है, इन फ्रंट ऑफ द मिरर। और कॉन्वेक्स में क्या होता है, तो बिहाइंड द मिरर होता है, बिहाइंड द मिरर। ठीक है, फोर्थ है तुम्हारा क्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर, सो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हुआ हमारा,
डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल, वो क्या हो जाएगा हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल। और इसको हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर को हम लोग डिनोट किससे करते हैं, आर से डिनोट करते हैं, कैपिटल आर, ठीक है, कैपिटल आर से डिनोट करते हैं किसको, रेडियस ऑफ कर्वेचर को। अब इसके बाद जो डेफिनेशन है वो है किसका, अब है फोकस की डेफिनेशन, ठीक है। और फोकस की डेफिनेशन जैसे इसके बाद है फोकस, फोकस के लिए आप क्या लिखोगे, लाइन्स रेज, लाइट रेज कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन दे मीट्स और अपीयर्स टू मीट एट अ पॉइंट, दिस पॉइंट इज नोन एज फोकस। इस चीज़ को ज़रा ढंग से समझो, क्या है कि अगर जैसे हमारे पास कोई कॉनकेव मिरर है, इस तरीके से हमारा एक कॉनकेव मिरर हो गया, ठीक है, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ये पोल हो गया, यहाँ पे मान लो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर सी हो गया, ठीक है। तो जो रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जा रही है, प्रिंसिपल एक्सिस ये है, इसके पैरेलल जितनी भी रे ऑफ लाइट जा रही हैं वो आफ्टर रिफ्लेक्शन किसी एक पॉइंट पे मीट करेंगी, जैसे यहाँ से गई और ये यहाँ पे, सॉरी ये, और यहाँ से मुड़ रही है ये इस तरीके से, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है ना जहाँ पे सारी रेज मीट कर रही हैं, उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। और कॉन्वेक्स के केस में क्या हो जाएगा कि आपको ऐसा अपीयर करेगा कि वहाँ पे वो मीट कर रही हैं, जैसे अच्छा दूसरी चीज़, जब भी इंसिडेंट रे होती है तो उस पर इंसिडेंस का साइन जरूर बना देना, ठीक है, ये इंसिडेंस का साइन है और ये रिफ्लेक्टेड रे का साइन है, ठीक है। अच्छा अगर मैं यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर बनाता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होने वाला है, ये हो गया आपका प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया पोल, और ये हो गया मान लो सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे, ठीक है। और रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस स्ट्राइक कर रही हैं, तो ये इस तरीके से यहाँ से रिबाउंड होंगी, जैसे कि किसी एक पॉइंट से आ रही है ये वाला पॉइंट। ऐसे कोई दूसरी रे ऑफ लाइट है जो कि पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस गई और वो इस तरीके से यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी, ये ऐसा अपीयर होगा कि कहाँ से आ रही है, इस पॉइंट से, एक ही पॉइंट से आ रही है। ऐसी कोई दूसरी एक और लाइन ले लेते हैं हम लोग, ये देखो, तो ये पैरेलल रे ऑफ लाइट गई तो ये इस तरीके से रिफ्लेक्ट होगी, इस तरीके से, जैसे कहाँ से, यहाँ से आ रही है, तो ये हो जाएगा फोकस। इसके केस में ये हो जाएगा फोकस। समझ में आ रहा है अभी? तो फोकस की डेफिनेशन आप क्या मतलब R/2 नहीं करोगे, अभी आगे चल करके हम लोग देखेंगे। एक जगह पे एक फॉर्मूला है हमारे पास R=2F, तो आप वहाँ से फोकस की डेफिनेशन नहीं लिखोगे। फोकस की डेफिनेशन हमारी यहाँ से आएगी, क्या, रे ऑफ लाइट कमिंग, रे ऑफ लाइट coming parallel to the principal axis, coming ray of light coming parallel to the principal axis, parallel to the principal axis after reflection, after reflection they meet or appears to come from a point, this point is known as focus, FOCUS, फोकस, ठीक है। और इसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, कैपिटल F से।
इतना समझ में आ गया, ठीक है। कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। अब अच्छा ये सबको समझ में आ रही है? देखो इस लाइन का मतलब रे ऑफ लाइट कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ध्यान रखना ये पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आएंगी तभी फोकस पे जाएंगी, ठीक है ना। तो कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन दे मीट, तो कॉन्केव के केस में क्या हो रहा है, मीट हो रही हैं और अपीयर्स टू कम फ्रॉम, यहाँ पे कॉन्वेक्स के केस में हमको ऐसा लग रहा है जैसे कि वो कहाँ से किसी एक पॉइंट से आ रही है, तो वो पॉइंट क्या हो जाएगा, फोकस हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसा। अच्छा इसके बाद जो है, तो इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो है वो क्या है, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ, फोकल लेंथ को हम लोग स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, ध्यान रखना। फोकस को कैपिटल एफ से और फोकल लेंथ को स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। और इसकी बहुत छोटी सी डेफिनेशन है। डेफिनेशन क्या है? सो क्या है बताओ? डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल, फोकस और पोल के बीच के डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ बोलते हैं, ठीक है। अच्छा इसके बाद एक और चीज़ है जो कि थोड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है क्या? अपर्चर, ठीक है। अपर्चर इसका प्रोनाउंसिएशन अलग हो सकता है, अपर्चर या फिर अपर्चर, APETURE, ठीक है। आर तो नहीं बीच में, हाँ ठीक है, अपर्चर। APERTURE, ठीक है ना, अपर्चर। अब ये क्या होता है वो देखो, तो ये है डायमीटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग पार्ट, ठीक है। डायमीटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग पार्ट, बातें नहीं करेगा कोई? रिफ्लेक्टिंग पार्ट ऑफ स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर, ठीक है। जरा इसको समझ लो। जैसे देखो एक तो डायमीटर क्या होता है, डायमीटर आपने या फिर सर्कल का सुना होगा या फिर स्फेयर का सुना होगा, बट ये सर्कल या फिर स्फेयर के डायमीटर की बात नहीं कर रहा है, ठीक है। लेट सपोज अगर कोई स्फेयर या सर्कल इस तरीके से है, ठीक है, कोई स्फेयर इस तरीके से है, अगर आप इसका डायमीटर नापोगे ना तो डायमीटर कहाँ से कहाँ तक आएगा? तो डायमीटर एंड्स टू एंड पे, ठीक है ना। लॉन्गेस्ट कॉर्ड एक सर्कल के लिए लॉन्गेस्ट कॉर्ड, और किसी एक स्फेयर में जो लॉन्गेस्ट कोई रॉड जो उसमें एकोमोडेट हो सकती है वो क्या होती है? डायमीटर होती है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे इस डायमीटर की बात नहीं कर रहा है, ये बोल रहा है अगर आपने इतना सा लेंस बनाया है, मतलब मैं सॉरी लेंस बोल रहा हूँ, मिरर, अगर मान लो आपने इतना सा पोर्शन कट करके आपने इसको क्या कर दिया? मिरर बना दिया है, इतना सा पोर्शन कट करके मिरर बना दिया। अब आप इसको अलग से लेकर के आओ, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ना, कौन सी? ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, जितने से रिफ्लेक्शन हो रहा है, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा अपर्चर। ये इसका डायमीटर नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ रिफ्लेक्टिंग पार्ट का, मतलब जो भी आपने सर्कल मिरर बनाया, ठीक है, उसका जो डायमीटर है, क्योंकि वो स्फेयर नहीं है, सर्कल मिरर इज अ पार्ट ऑफ स्फेयर। तो जितना पोर्शन रिफ्लेक्शन प्रोड्यूस करेगा, मतलब सिर्फ जैसे अगर ये है तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो क्या है? अपर्चर है। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस अपर्चर है, यहाँ से यहाँ तक अपर्चर, ठीक है। अभी समझ में आ गया? तो इसमें एक डायग्राम बना देना कुछ इस तरीके से। आप बताओ जरा, ये कौन सा लेंस कौन सा मिरर है? ये आप कौन सा है? कॉनकेव। आप बताओ कौन सा है ये मिरर? कॉनकेव। आप बताओ, क्योंकि इन दोनों ने बोला इसलिए। क्यों है ये कॉनकेव, क्यों है? डेफिनेशन क्या है इसकी कॉनकेव की? कॉनकेव की डेफिनेशन? सेंटर ऑफ द स्फीयर इज इन फ्रंट ऑफ द मिरर और द स्फीयर द रिफ्लेक्टिंग पोर्शन इज इनवर्ड्स, ठीक है। तो ये कॉनकेव हो गया, कॉनकेव मिरर। तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ना,
ये है तुम्हारा क्या, अपर्चर। ठीक है, समझ में आ गया? अभी इसको कलर चेंज कर देता हूँ मैं, ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं ज़रा। ये सारी चीज़ें अभी तक समझ में आ गई। अब है हमारे पास क्या, रिलेशनशिप बिटवीन, अभी तक हमने सिर्फ डेफिनेशंस देखी हैं, ठीक है। रिलेशनशिप बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ, फोकल लेंथ। अब ये जो रिलेशनशिप है ना, ये वैलिड है एक स्पेशल केस के लिए। अब वो कौन सा स्पेशल केस है कि जो भी हम लोग लेंस ले रहे हैं, मतलब जो भी हम लोग मिरर ले रहे हैं जिसके ऊपर हमको काम करना है, तो उसका जो अपर्चर है ना, वो मच मच लेसर होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर से। आ रही बात समझ में? मतलब आप ये मान करके चलो कि हमारी जो स्टडी है, क्लास 10th स्टडी जो है, क्लास 10 तक की जो स्टडी है, उसमें जो भी हम लोग मिरर ले रहे हैं, उस मिरर का जो अपर्चर है वो काफ़ी ज़्यादा कम है, किससे? रेडियस ऑफ कर्वेचर से। और तब जाकर के ये जो रिलेशनशिप हम लोग लिखने वाले हैं ये वैलिड है। ये रिलेशनशिप क्या है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ द फोकल लेंथ। रेडियस ऑफ कर्वेचर इज ट्वाइस ऑफ द फोकल लेंथ। समझ में आ रहा है? तो ऐसा लिखो, इस पूरे को लिख लो, उसके बाद फिर हम लोग आगे चलते हैं। इसके बाद है इमेज फॉर्मेशन। अच्छा, यहाँ पे स्मॉल एफ किस चीज़ के लिए रिप्रेजेंट करता है? कौन बताएगा? आप बताओ ज़रा, दिव्यांशी। स्मॉल एफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? फोकल लेंथ। कैपिटल आर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर होता क्या है? अक्षित आप बताओ। हाँ, आप बताओ, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है भाई? हाँ, तो हल्की फुल्की बता दो, टूटी फूटी डेफिनेशन काम चल जाएगा। सर्कल, स्फीयर। हाँ, सर्कल और स्फीयर में बहुत डिफरेंस है, स्टार्टिंग में मैंने वही बताया। हाँ, ठीक है, बहुत बहुत बढ़िया, वेरी गुड। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है? बताओ बताओ, आप बताओ जरा, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है? इमेजिनरी लाइन। आगे? ठीक है, सो मतलब इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो ये सारी डेफिनेशंस याद करके रखना, ठीक है। बाकी आगे देखते हैं फिर हम लोग। अभी इमेज फॉर्मेशन को थोड़ा बहुत स्टार्ट कर लेते हैं। जैसे कल मैंने आपको जो मिरर दिखाया था, तो मिरर को जब आप ज़्यादा पास लेकर के जाओगे, ठीक है, तो उसके अंदर जो इमेज दिख रही है वो अलग टाइप की होगी। दूर लेकर के जाओगे तो इमेज अलग टाइप की दिख रही थी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, इमेज फॉर्मेशन किस तरीके से हो रही है किसी भी एक मिरर से, वो सारी चीज़ें हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो उनके लिए कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं, तो उन रूल्स को लिख लो। मतलब जो रे ऑफ लाइट है, ठीक है, वो किस तरीके से ट्रैवल करेगी, उसके लिए जो रूल्स हैं वो लिख लो। रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन, इमेज फॉर्मेशन थ्रू मिरर, ठीक है। और ये अच्छे से, इसके ऊपर बहुत अच्छे से ध्यान दे लो, क्योंकि इमेज फॉर्मेशन जो है वो आप लोग तभी करवा पाओगे जब आपको ये रूल्स पता होंगे।
आ रही है बात समझ में अभी? ठीक है, तो इन रूल्स को जरा हम लोग एक एक करके देखते हैं। हाँ, पहला रूल क्या बोलता है? फर्स्ट क्या है कि रे ऑफ लाइट coming parallel to the principal axis, बताओ जरा, कौन बताएगा कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस के अगर पैरेलल आती है रे ऑफ लाइट तो कहाँ से पास होती है? पास थ्रू फोकस। पता नहीं, अभी भी तो बताया था ऊपर क्या, कि अगर रे ऑफ लाइट कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, तो वो कहाँ से पास होगी? फोकस से पास होगी। इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर, या फिर appears to come from focus in convex mirror। दोनों के डायग्राम बना लेना इस तरीके से। अपना ये हो गया कॉनकेव मिरर, ठीक है, ये हो गया हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया फोकस, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। कोई रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जा रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से होकर के जाएगी, ये, ठीक है। ये डायग्राम बना लेना, और कॉन्वेक्स मिरर का भी डायग्राम बना लेना इस तरीके से कि आपका कॉन्वेक्स मिरर हो गया, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल, ये इसका क्या हो गया? सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ पे हो गया फोकस। अगर कोई रे ऑफ लाइट कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस तो वो इस तरीके से रिफ्लेक्ट होती है कि जैसे कहाँ से आ रही है? फोकस से आ रही है। समझ में आ रहा है अभी? ठीक है। अच्छा, अब सेकंड केस, रे ऑफ लाइट कमिंग थ्रू और एट फोकस, ठीक है, या फिर फोकस से होकर के आ रही हो या फिर फोकस पे जा रही हो, ठीक है, फोकस से होकर के आ रही हो या फिर फोकस पे जा रही हो, तो इस केस में क्या होता है कि रे ऑफ लाइट विल गो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। रिफ्लेक्टेड रे will go parallel to the principal axis, ये चीज़ समझ में आ रही है? इसका डायग्राम बना लेना इस तरीके से, इसका डायग्राम बन जाएगा। ये हो गया हमारा कॉनकेव मिरर, ये पोल हो गया, ये फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और कोई रे ऑफ लाइट इस तरीके से आ रही है तो ये रे ऑफ लाइट कैसे है? ये फोकस पे आ रही है, ठीक है, फोकस पे आ रही है, तो ये इस तरीके से रिफ्लेक्ट होगी, ये पैरेलल टू दी प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। और अगर ये केस हो जाए किसका? कॉन्वेक्स मिरर का केस हो जाएगा इस तरीके से, और ये रे ऑफ लाइट गई, मतलब ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई हमारी, ये पोल हो गया, यहाँ पे मान लो फोकस है और यहाँ पे आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अगर इस तरीके से आ रहा है कि ये फोकस पे जा रही है रे ऑफ लाइट, ये रे ऑफ लाइट कहाँ जा रही है? फोकस पे, तो ये इस तरीके से रिफ्लेक्ट होगी पैरेलल टू दी प्रिंसिपल एक्सिस। ये साइन जरूर बना देना इस पे कि कौन सी रे ऑफ लाइट आ रही है, कौन सी जा रही है, और ये आप हर एक रे ऑफ लाइट पे बनाओगे इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड का साइन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं जरा, सेकेंड केस ये हो गया। थर्ड केस है क्या? रे ऑफ लाइट कमिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, थ्रू और एट सेंटर ऑफ कर्वेचर,
एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। भाई एक सेंटेंस में ना लगभग दो चीज़ें होती हुई नजर आ रही हैं कि जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, रे ऑफ लाइट कमिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर या फिर कमिंग एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो जो पहला वाला केस है वो कॉनकेव वाला केस है और जो सेकंड वाला केस है वो कॉन्वेक्स वाला केस है। ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना अभी। और ये हर चीज़ में हो रहा है, हर तीनों जो भी अब तक हमने रूल्स लिखे हैं ये सभी में हो रहा है कि लगभग दो चीज़ें हो रही हैं, पहला वाला जो है वो कॉनकेव में और जो दूसरा है वो कॉन्वेक्स में। सो यहाँ पे क्या होगा कि जो रिफ्लेक्टेड रे है, रिफ्लेक्टेड रे bounce back on same path, इधर ध्यान दो जरा। इस वाले केस में क्या है कि अगर कोई रे ऑफ लाइट कहाँ से आ रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है। जैसे ये देखो, ये कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर हो गया, और ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल हो गया, ये फोकस हो गया, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो देखो इस वाले केस को इधर ध्यान से देखो कि अगर कोई रे ऑफ लाइट इस तरीके से आ रही है, कहाँ से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए जा रही है, ठीक है, तो वापस इसी पाथ पे वापस चली जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे एक छोटा सा आइडिया दे रहा हूँ कि ये सेंटर था ना हमारा, ये सेंटर है, और ये वाला केस कब होता है, अगर आप प्लेन मिरर को याद करो तो प्लेन मिरर में जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वही तुम्हारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। कहाँ से दोनों चीज़ें मेजर होती हैं, तो नॉर्मल से मेजर होती हैं, है ना। तो ये एंगल आई है और ये एंगल आर है। अगर ये बताओ कि अगर यहीं पे इंसिडेंट रे आ गई, नॉर्मल पे ही इंसिडेंट रे आ गई, तो वापस वो नॉर्मल पे ही चली जाएगी। ठीक है, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। इसका मतलब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होना चाहिए, 0 डिग्री। तो मतलब प्लेन मिरर के केस में क्या होता है कि अगर नॉर्मल पे कोई रे ऑफ लाइट आए तो वापस नॉर्मल पे चली जाती है। इसका मतलब क्या हो गया कि सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है, वहाँ से जो रे ऑफ लाइट पास हो रही है वो कहाँ से पास हो रही है, वो है नॉर्मल है वो। मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो इमेजिनरी लाइन जो पास करोगे आप किसी भी पॉइंट पे, वो आपका क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है ना। तो इसका मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होने का मतलब ये हुआ कि रे ऑफ लाइट नॉर्मल पे आ रही है, इसका मतलब वो वापस सेम पाथ पे ही चली जाएगी। ठीक है, अब ये वाला केस किसका हो जाएगा, कॉन्वेक्स वाला केस हो जाएगा। ठीक है, मान लो ये फोकस है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस। अगर कोई रे ऑफ लाइट इस तरीके से सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जा रही थी तो वापस उसी ट्रैक पे वापस आ जाएगी। अच्छा, जहाँ पे भी डॉटेड दिखे ना, जहाँ पे भी डॉटेड दिखे, इसका मतलब क्या हुआ कि वो उसका पाथ है बट वो एग्जैक्टली वहाँ पे नहीं जा रही है। अगर डायग्राम में कहीं पे डॉटेड है, जैसे ये डॉटेड करके शो किया हुआ है ना, इसका मतलब कि इसका पाथ है बट यहाँ पे एग्जैक्टली वो रे ऑफ लाइट जाएगी नहीं। भाई अगर आप मिरर के सामने खड़े हो तो आपके चेहरे से जो रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट होकर के जा रही है वो मिरर के पीछे को नहीं चली जाएगी। ठीक है ना, तो ऐसा डॉटेड मतलब कि वो उसका पाथ है बट वहाँ पे जा नहीं रही है वो। ठीक है, हाँ कॉन्वेक्स का सेम है। अरे कहाँ से सेम है भाई, कौन बताएगा डिफरेंस। सेकंड वाले पॉइंट में स्ट्रेट रे ऑफ एंड आई रिफ्लेक्ट हो रही है। ये साइन नहीं देख रहे हो आप, ये इंसिडेंट का साइन है, ये रिफ्लेक्टेड का साइन है। वो पीछे जाएगी, पीछे कहाँ से जाएगी, वो यहाँ पे तो बस उसका वो रहेगा क्या, एक तरीके से आप जैसे डॉट 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 करके बनाओगे कि वो उसका पाथ है। अगर वो फोकस की तरफ जा रही होगी तो रिफ्लेक्ट होकर के पैरेलल हो जाएगी वो। आ रही बात समझ में। तो वो जो साइन है, तभी मैं बोल रहा हूँ बार बार कि जो साइन है इसमें वो बनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अच्छा, ये तो 3 केसेस ये हो गए, एक और केस इसका लिख देना, 4th केस क्या है कि रे ऑफ लाइट, कमिंग एट पोल। अगर कोई रे ऑफ लाइट कहाँ पे आ रही हो, पोल पे आ रही हो, तब उस केस में जो रिफ्लेक्टेड रे है, रिफ्लेक्टेड रे will make same angle with
एंगल विद प्रिंसिपल एक्सिस एज एंगल made by incident ray with principal axis आ रही है बात समझ में? ठीक है, इसमें ये बोलना चाह रहा है कि अगर रे ऑफ लाइट कहाँ पे आ जाए, पोल पे आ जाए अगर, तब रिफ्लेक्टेड रे कैसे जाएगी? तो जैसे ये देखो, ये हमारा क्या है, कॉनकेव मिरर है, ठीक है, ये हो गया हमारी प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया पोल। अगर पोल पे इस तरीके से इंसिडेंट रे आ रही है, ठीक है, अगर इस तरीके से इंसिडेंट रे आ रही है तो रिफ्लेक्टेड रे ऐसे करके पास होगी। क्या होगा कि यहाँ पे जो तुम्हारा ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है और ये जो तुम्हारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, ये दोनों क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। किस केस में? पोल पे। जब रे ऑफ लाइट कहाँ पे आ रही है, पोल पे आ रही है। आ रही है बात समझ में? यहाँ पे लिख देता हूँ मैं कि एंगल आई, खैर वो एंगल आई इक्वल टू एंगल आर आपका हर केस में हो रहा है, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो हर केस में है, क्योंकि हमने जब कल हमने पढ़ा था कौन सा, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, तो हमने क्या देखा था कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शंस आर वैलिड फॉर ऑल काइंड ऑफ रिफ्लेक्शंस, ठीक है, चाहे वो किसी भी मिरर से हो रहा है, स्फेरिकल से हो रहा हो, प्लेन मिरर से हो रहा हो, तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन वैलिड था। इसका मतलब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इन सब में भी वैलिड हो रहा है, ठीक है। अब उसकी वैलिडिटी कैसे है वो अभी मैं इसके लास्ट एक पॉइंट में समझा दूंगा। अच्छा, ये हो गया कॉनकेव वाला केस और यहाँ पे हो गया हमारा कॉन्वेक्स वाला केस, ठीक है। अगर रे ऑफ लाइट कहाँ पे, पोल पे अगर आ रही है इस तरीके से, तो ये ऐसे करके यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ध्यान ये रहेगा कि एंगल आई और ये है एंगल आर, ठीक है। नाउ अब यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखोगे आप। ये चार केसेस जो हैं, इसमें आप इन चारों केसेस में एक चीज़ को देखो कि हमने एक रे ऑफ लाइट को लिया है, कि अगर कोई रे अगर यहाँ से आ रही है तो वो कैसे जाएगी, अगर फोकस से आ रही है तो वो कैसे जाएगी। एक रे ऑफ लाइट की बात चल रही है सर, ठीक है ना। जब हम लोग क्या करेंगे, इमेज फॉर्मेशन करेंगे, इमेज फॉर्मेशन, तो हम लोग क्या लेंगे, एनी टू रे ऑफ लाइट को लेंगे। क्या? एनी टू रे ऑफ लाइट फ्रॉम अबव, किसी भी दो रे ऑफ लाइट को लेंगे जो भी ऊपर हमारे दे रखी हैं, उनमें से किसी भी दो रे ऑफ लाइट को लेंगे और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, क्या? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे will give the position of image। आ रही है बात समझ में? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई। ये तो हमारे पास रूल्स थे, और जब हम लोग इमेज फॉर्मेशन कराएंगे तो इन चारों टाइप में से कोई से भी दो टाइप को हम लोग लेंगे, और जहाँ पे दो रिफ्लेक्टेड रे इंटरसेक्ट करती हुई नजर आएंगी वहाँ पे हमारी क्या हो जाएगी, इमेज फॉर्मेशन हो जाएगी। आ रही बात समझ में अभी? ठीक है। अब एक लास्ट चीज़ ये, चलो ठीक है, ये जो लास्ट चीज़ मैं बता रहा हूँ, ठीक है, इसको हम लोग कल समझेंगे, ज़रा इसमें देख लो, सब लोग अभी इधर ध्यान दो। इन सारे केसेस में ना, जो हमारा पहला लॉ था, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का जो फर्स्ट लॉ है, क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, वो इन सब में वैलिड हो रहा है। आपको जब मैंने ये वाला बताया, कौन सा वाला, सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला, तो उसमें हमने क्या देखा कि नॉर्मल इज पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये समझ में आ गया था ना? नॉर्मल कहाँ से हो रहा है? सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रहा है। तो आप क्या करो, आप कोई सी भी रे ऑफ लाइट को उठाओ, ठीक है, और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पॉइंट ऑफ इंसिडेंट को ज्वाइन कर दो। बात आ रही समझ में अभी? ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक लाइन को यहाँ से निकालो और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से होते हुए निकाल दो, तो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस बनेगा और यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यहाँ पे ये तुम्हारा एंगल ऑफ इंसिडेंस और यहाँ पे ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन।
इस वाले केस में चलो इसको थोड़ा बड़ा करके देखते हैं। लो सो ज़रा इसको हम लोग थोड़ा, ये देखो अभी इधर ध्यान दो ज़रा। जैसे मानो कि ये इंसिडेंस है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, ठीक है ना, और ये हमारा क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। सेंटर ऑफ कर्वेचर से आप एक लाइन इसको ज्वाइन कर दो, ये तो आप देखोगे ये वाला जो एंगल है ना, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया, और ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो इस तरीके से तुम्हारा वैलिड होता है क्या, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, हर केस में वैलिड होगा। अगर आपको इस केस में वैलिड करना है तो इस केस में भी देखो क्या होगा कि ये क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है ना, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से यहाँ से पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से होते हुए ये लाइन खींच दो, ठीक है। तो अब देखोगे आप, ये देखो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया। समझ में आ रही है बात? इसका मतलब कि फर्स्ट लॉ जो है वो क्या है, वैलिड है, ठीक है। चलो ठीक है, फिर यहाँ तक आप सब लोग कर लोगे, और आपके रिवीजन के लिए और जो बच्चे ऑनलाइन मोड में पढ़ना चाहते हैं उनके लिए ये वीडियो मैं डाल दूँगा नेट पे, ठीक है। इससे आगे हम लोग करेंगे कल।